प्यारे छात्रों, कल मैं धातु और अधातु के अध्याय 3 के धातु और अधातु वाले चैप्टर में विज्ञान विषय में सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया था कि धातुओं के घटते हुए एक सक्रियता श्रेणी के क्रम में रखा जाता है। जिस ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होते हैं, जो बीच वाली होती है मध्य क्रियाशील होती है, नीचे वाली जो होती है सबसे कम क्रियाशील होती है। और इसके बाद अब सभी चैप्टर कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा कम कर दिए गए हैं। जो अनावश्यक चीज़ें थी जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं था उसको हटा भी दिया गया है। कम टाइम ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसलिए यह भी ध्यान दिया गया कि छात्रों पर ज़्यादा बर्डन न हो, पढ़ाई से इसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए कुछ कोर्स कम कर दिए गए हैं। तो बचे हुए कोर्स को ही पढ़ना है। मैं धातु और धातु में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर में 30% कटने के बाद हमको लोगों को बस सक्रियता श्रेणी पढ़ना है और धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, कैसे किसी धातु को ज़मीन से निकाला जाता है। ज़मीन से निकाला जाता है तो उसको मिनरल्स कहा जाता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिनरल्स होते हैं जिनको शुद्ध किया जा सकता है, उसको अयस्क कहा जाता है। और उसको शुद्ध करने के लिए बहुत सी प्रोसेस अपनाई जाती हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन के तो उसको धुला जाता है, चाहे एसिड से साफ़ किया जाता है, अपचयन कराया जाता है, मेल्टिंग कराया जाता है, लास्ट में जो है रिफाइनिंग या परिष्करण किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन करके बिल्कुल शुद्ध धातु ऑब्टेन किया जाता है। जिसमें एनोड और कैथोड का उपयोग किया है। एनोड और कैथोड पर कैसे क्रिया होती है ये भी मैं पहले चैप्टर में ही बता दिया था। और संक्षारण एवं उसका निवारण, कैसे धातुओं को छोड़ दिया जाता है, बार उन पर जंग लग जाती है। संक्षारण और उसका निवारण मैं पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर भी इसको बता दूंगा। अगर जो समझा होगा वहाँ पर यहाँ पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोजन वाला चैप्टर या संक्षारण में वहीं पर बता दिया था, इससे बचने के उपाय भी बता दिया था। यहाँ पर भी ये चैप्टर है। तो सक्रियता श्रेणी के बारे में बताता है। धातु कर्म के बारे में कि धातु अंदर से निकाली तो उसमें तमाम अशुद्धियाँ होती हैं, उसको दूर करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती हैं। जो उसमें अशुद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है। उसमें जो पाउडर मिलाया जाता है जिससे अशुद्धियाँ दूर हो जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो ये सब चीज़ों को बारी बारी से मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले जो है नीचे ज़मीन के अंदर आयरन है, एल्युमिनियम है, कापर, ये सब ज़मीन के नीचे सोना चांदी सब ज़मीन के अंदर मिलता है, उसको खनिज कहा जाता है। तो खनिज क्या होता है? मिनरल्स, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो भी तत्व या यौगिक ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, इन सबको खनिज कहा जाता है। और जिस खनिज को शुद्ध किया जा सकता है उसको हम अयस्क कहेंगे। सभी खनिज को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो अयस्क क्या होगा? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, उसमें बॉक्साइट होता है Al2O3 इसमें इससे ज़्यादातर एल्युमिनियम इसी से बनाया जाता है। कापर होता है, बहुत यूज होता है, कापर पायराइड CuFeS2 होता है, इसका मेन अयस्क होता है। जो कि अयस्क ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो उसको ही अक्सर शुद्ध किया जाता है। जो चीज़ पाया ही नहीं जाएगा या बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा उसको क्या शुद्ध करेंगे? जो जिसकी प्रचुरता अधिक मात्रा में पाई जाती है उस अयस्क का ही शोधन ज़्यादातर किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में बताया था कि ऊपर वाली जो धातुएं होती हैं वो किसी से ऑक्सीजन से, चाहे कार्बोनेट से, चाहे सल्फाइड से जुड़ती हैं तो इनका बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, इनको तोड़ना बहुत कठिन काम होता है। तो इसको आसानी से केवल गर्म कर देने से या कुछ चीज़ें मिला देने से जल्दी दूर अशुद्धि नहीं होती है, तो इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। मध्य वाली जो धातु होती हैं इनको कुछ उसमें अपचयित पदार्थ मिला देते हैं तो उसमें अशुद्धि दूर हो जाती है। या सबसे कम अभिक्रियाशील जो होती हैं उसको गर्म कर दिया जाता है, उसको मेल्ट करके, तो उसकी अशुद्धि दूर हो जाती है। लेकिन अब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं।
और स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती हैं। ये बहुत अभिक्रियाशील होती तो हमेशा यौगिक के रूप में ही मिलती हैं ये सभी। तो इनको दूर करने के लिए केवल गर्म या अपचयित पदार्थ मिलाने से अशुद्धि दूर नहीं होती है। तो इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन के लिए मैं पहले चैप्टर में ही बताया था कि एक एनोड बनाया जाता है, एक कैथोड बनाया जाता है। कैथोड वाले पर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, यानी जो ये अयस्क की अशुद्धियाँ पाई जाती है, इसको इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है और उसी धातु का जो अशुद्ध वाला पार्ट होता है उसका एनोड बनाया जाता है, शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब होती है तो शुद्ध धातु जो होती है कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है। यह प्रोसेस मैं अच्छा से आगे समझाऊंगा, तो इसको अभी बताने की जरूरत नहीं है। मध्य अपक्रियाशील में जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है, कापर होता है, मरकरी होता है। इसमें सल्फाइड की अशुद्धि होती है, ऑक्साइड की अशुद्धि होती है, कार्बोनेट की अशुद्धि होती है, अयस्क के रूप में होता है। तो इनको कार्बन द्वारा अपचयन कराया जाता है। तो इनकी कार्बन द्वारा अपचयन कराएंगे तो कुछ अशुद्धि इस तरह से दूर हो जाती है। फिर सबसे कम अपक्रियाशील में Ag होता है, Au होता है, स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। इनमें अशुद्धि नहीं होता है, इनको एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, परिष्करण करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो धातु का निष्कर्षण करने में अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए 3 चरण मेन रूप से होते हैं। धातुओं का समृद्धिकरण की धातुएं जो पाई जाती हैं अयस्क के रूप में या और के रूप में, सबसे पहले उनको निकाला जाता है या कंसंट्रेशन किया जाता है उसका। धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसको कैसे शुद्ध करते हैं, और लास्ट में थोड़ा बहुत जो अशुद्धि रह जाती है उसका जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो ये अयस्क है, अयस्क का सांद्रण करते हैं, बाहर निकाल कर उसको धुलते हैं, एसिड इसमें मिला कर साफ करते हैं। फिर इसके बाद जो होता है 3 तरह की धातुएं, सबसे अधिक क्रियाशील, मध्य अपक्रियाशील और सबसे कम अपक्रियाशील, 3 धातुएं होते हैं। उच्च अपक्रियाशील, मध्य अपक्रियाशील, निम्न अपक्रियाशील। उच्च अपक्रियाशील केवल गर्म करने से या अपचयित पदार्थ मिला देने से दूर नहीं होती है अशुद्धि। तो इसको गलित मैंने उसको पिघला दिया जाता है और उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। मध्य अपक्रियाशील जो होती है उसमें 2 तरह के और होते हैं, एक सल्फाइड वाले अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क। इसमें ऑक्सीजन पहले से जिसमें नहीं होता है, जैसे मरकरी का अयस्क, इसको सिनोबार कहा जाता है। तो इनको वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जो क्रिया कराई जाती है, वायु की उपस्थिति में जो गर्म किया जाता है, इस विधि को भर्जन कहा जाता है, जिसको रोस्टिंग इंग्लिश में कहा जाता है। रोस्टिंग करेंगे इसका तो ऑक्साइड और में बदल धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और जिसमें कार्बोनेट, इसमें कार्बोनेट वाले अयस्क होते हैं, इसमें पहले से ऑक्सीजन होती है। इसमें वायु की अनुपस्थिति या बहुत कम वायु की उपस्थिति में इसमें कराई जाती है प्रक्रिया, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। इनकी परिभाषा भी लिखा हूँ कि भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है पूछा भी जाता है। और इनका वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म करके धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। धातु का ऑक्साइड का अपचयन करेंगे यानी कार्बन मिलाएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसके बाद धातु लगभग 50-60% शुद्ध हो जाती है। इसके बाद उसका विद्युत अपघटन करके पूर्ण रूप से शोधन किया जाता है। और फिर निम्न अपक्रियाशील धातु होती है जिससे सल्फाइड अयस्क इनके साथ होते हैं। सिल्वर का Ag सिल्वर का अगर मान लो होता है, सिल्वर का है या लेड का अयस्क होता है, इनका भर्जन करते, भर्जन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और धातु के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो उससे ऑक्सीजन निकल जाता है तो धातु प्राप्त हो जाती है। वह धातु पूर्ण रूप से शुद्ध अभी नहीं होती है तो उसको पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन करके उसको परिष्करण करेंगे तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इतनी विधियाँ अपनाई जाती हैं और इसको मैं क्रम से बताऊंगा सभी धातुओं को कैसे उसको शुद्ध किया जाता है, भर्जन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, गैंग क्या होता है, सब चीज़ें इसके बारे में एक एक टर्म के बारे में बताऊंगा। तो इतना पढ़े रहिए, 1-2 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए, पहले से गर्मी के दिनों में पढ़ाया गया, अप्रैल से ही पढ़ाई शुरू हुई है, मैं जून तक मोस्टली चैप्टर ख़त्म कर दिया था। तो कुछ स्टूडेंट अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैं तो पढ़ा चुका हूँ, उसको फिर से मेरे पास नोट्स रखा हुआ है, मैं उसको फिर से रिवीजन करा दूँगा। लेकिन पहले आगे जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ाने दीजिए, फिर जैसे ही कोर्स ख़त्म हो जाएगा, 1-1.5 महीने में पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं फ्री क्रम से शुरू करूँगा, सभी चैप्टर को रिविज़न भी कराऊँगा और इस चैप्टर को
पढ़ाने के बाद मैं भौतिक विज्ञान का विद्युत वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा और विद्युत और विद्युत चुंबक 2 चैप्टर रह गए, उनको ख़त्म करूँगा। इसके बाद बायोलॉजी पढ़ाऊँ, बायोलॉजी वाला पार्ट बस रह जाएगा। तो इतना पढ़ते रहिए, जो पढ़ाऊँ उसका नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर कुछ चीज़ें ही पढ़नी है, अधिकांश चीज़ें कटवा दी गई, बस 70% कोर्स पढ़ना है। धन्यवाद।